अध्याय 3 असंभव कार्य। आधी रात बीत चुकी थी और सड़कें वीरान थीं। मैंने अपनी पिकअप ट्रक को एक और खाली पार्किंग में मोड़ा और इंजन बंद कर दिया। सन्नाटे में केवल स्ट्रीट लैंप्स की रहस्यमय हलोजन की गूंज और मेरी कलम की खरोंच सुनाई दे रही थी, जो एक और फ्रेंचाइज फीड ट्रैफ को चिन्हित कर रही थी। ये वो अंतहीन श्रृंखला थी जिसमें फास्ट फूड और डाइन इन इंडस्ट्रियल किचन शामिल थे, जिन्हें रात में इतनी बार विजिट किया जाता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। यही कारण है कि मेरे जैसे लोग ऐसे स्थानों पर आधी रात को आते हैं। मैंने अपनी क्लिपबोर्ड को आर्मरेस्ट के नीचे रखा, अपना सामान उठाया और चूहे के ट्रैप्स को फिर से भरने का काम शुरू किया। वो छोटे हरे डिब्बे हर जगह हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में देखें, आपको वो प्लेन साइट में छिपे हुए मिल जाएंगे। मेरा काम उन्हें चारा डालना, स्थानांतरित करना या बदलना था। कभी कभी मैं लाशें भी पाता जो मुझे कभी हैरान नहीं करती। मौत को पहचानने के लिए बस उसकी गंध काफी होती है। यह वो मिशन नहीं था जिसके लिए मैंने वायुसेना में भर्ती होकर पैरा रेस्क्यू यूनिट में जाने का सपना देखा था। तब मेरी उम्र 29 साल थी और वजन 83 पाउंड। 4 साल बाद जब मुझे डिस्चार्ज किया गया, मेरा वजन लगभग 300 पाउंड हो गया था और मैं एक अलग तरह की गश्त पर था। उस वजन के साथ ट्रैप्स को झुककर भरना भी एक मुश्किल काम था। मैं इतना मोटा हो गया था कि मुझे अपनी वर्क पैंट्स की सिलाई में एथलेटिक सॉक्स लगाने पड़ते थे ताकि वे घुटने पर झुकते वक्त फट न जाएं। यह कोई मजाक नहीं था। मैं वाकई एक दयनीय हालत में था। बाहर का काम खत्म करने के बाद अब अंदर जाने की बारी थी, जो अपने आप में एक जंगल था। इस इलाके के लगभग हर रेस्टोरेंट की चाबियां और अलार्म कोड मेरे पास थे। अंदर जाकर मैंने अपने छोटे सिल्वर कैनिस्टर में जहर भरा और एक फ्यूमिगेशन मास्क अपने चेहरे पर लगाया। उस मास्क में मैं किसी स्पेस एलियन जैसा दिखता था, जिसमें मेरे मुंह से जुड़ी 2 फिल्टर मुझे जहरीले धुएं से बचाते थे। अगर उस नौकरी में मुझे कुछ पसंद था तो वह था रात के अंधेरे में चुपके से काम करना। मुझे वो मास्क इसलिए भी अच्छा लगता था क्योंकि वह मुझे अदृश्य बना देता था, खासकर मेरे लिए। अगर गलती से कभी मैं कांच के दरवाजे या स्टेनलेस स्टील के काउंटर पर अपना ही प्रतिबिंब देख लेता तो वह मैं नहीं होता। वह तो किसी जुगाड़ू लो बजट स्टॉर्म ट्रूपर जैसा दिखता था। ऐसा आदमी जो कल की बची ब्राउनी अपनी जेब में डाल ले, वह मैं नहीं था। कभी कभी जब मैं लाइट्स एंड करता तो तिलचट्टे छिपने के लिए भागते। पुराने चिपचिपे ट्रैप्स में फंसे मृत चूहे मुझे मिलते। मैं उन्हें बैग में डालता और फेंक देता। मैंने कीड़ों और मक्खियों को पकड़ने के लिए लगाई गई लाइटिंग सिस्टम को चेक किया और साफ किया। आधे घंटे के भीतर मैं अगले रेस्टोरेंट की ओर बढ़ जाता। मुझे हर रात 12 जगहों पर जाना होता और सूरज उगने से पहले सब निपटाना होता। शायद यह काम आपको घिनौना लगे। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे भी घिन आती है, पर काम की वजह से नहीं। यह ईमानदारी का काम था, जरूरी था। एयरफोर्स की ट्रेनिंग के दौरान जब मैंने अपने पहले ड्रिल सार्जेंट को नाराज कर दिया था तो उसने मुझे लेट्रिन क्वीन बना दिया था। मेरे जिम्मे बैरक की लेट्रिन को चमकाना था। उसने कहा था कि अगर उसने एक भी धूल का कण देखा तो वह मुझे वापस पहले दिन भेज देगी। मैंने अपनी सजा स्वीकार की। एयरफोर्स में होना मेरे लिए गर्व की बात थी और मैंने उस लेट्रिन को इतनी अच्छी तरह से साफ किया कि आप वहां खाना खा सकते थे। 4 साल बाद वह आदमी जो अवसरों से इतना प्रेरित था कि वह लेट्रिन को साफ करने के लिए उत्साहित था, अब पूरी तरह से बदल चुका था। अब मैं कुछ महसूस ही नहीं करता था। वे कहते हैं कि सुरंग के अंत में हमेशा रोशनी होती है, लेकिन तब नहीं जब आपकी आंखें अंधेरे के साथ समायोजित हो जाती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं सुन्न था, अपनी जिंदगी के प्रति सुन्न, अपनी शादी में दुखी, और मैंने उस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया था। मैं एक संभावित योद्धा था जो अब कबूतरों का शिकार करने वाला बन गया था, वह भी कब्रिस्तान की शिफ्ट में। बस एक और जो भी जिसने अपनी जमीन पर समय बेच दिया हो, बिना किसी उद्देश्य के जी रहा था। वास्तव में उस समय मेरे काम के बारे में मेरी एकमात्र समझ यह थी कि यह एक कदम ऊपर था। जब मुझे पहली बार सेना से छुट्टी दी गई तो मैंने सेंट विंसेंट्स अस्पताल में नौकरी कर ली। मैं रात 11 बजे से सुबह 7 बजे तक न्यूनतम वेतन पर सुरक्षा का काम करता था और महीने में लगभग $600 कमाता था।
कभी कभी मैं एक इकोलैब ट्रक को आते देखता था। हम एक वार्केटर के नियमित रोटेशन पर थे और मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अस्पताल के रेस्टोरेंट का दरवाजा उसके लिए खोलूं। एक रात हम बात कर रहे थे और उसने बताया कि इकोलैब नौकरी दे रहा है और इस नौकरी में एक मुफ्त ट्रक मिलेगा और बिना बॉस के जो आपकी पीठ पर नजर डाला ले। इसके साथ 35% वेतन वृद्धि भी थी। मैंने स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में नहीं सोचा। मैंने कुछ नहीं सोचा। मैं जो मुझे दिया जा रहा था उसे ले रहा था। मैं उस चम्मच से खिलाए जाने वाले रास्ते पर था जिससे कम से कम प्रतिरोध का रास्ता अपनाया जा रहा था और मैं धीरे धीरे मर रहा था। लेकिन नंबनेस और अवबोधन में फर्क होता है। उस अंधेरे रात में मेरे पास दिमाग से बाहर निकलने के लिए ज्यादा विक्षेपण नहीं थे और मुझे पता था कि मैंने पहले डोमिनो को गिरा दिया था। मैंने वह चेन रिएक्शन शुरू कर दिया था जिसने मुझे इकोलैब की ड्यूटी पर डाल दिया था। एयरफोर्स को मेरा रास्ता बाहर निकलना चाहिए था। उस पहले ड्रिल सार्जेंट ने मुझे वाकई एक नई यूनिट में डाल दिया और मेरी नई फ्लाइट में मैं एक स्टार भर्ती बन गया था। मैं हिस 2 का था और वजन लगभग 125 पाउंड था। मैं तेज और मजबूत था। हमारी यूनिट पूरे बूट कैंप की सबसे बेहतरीन फ्लाइट थी और जल्द ही मैं अपने सपने की नौकरी के लिए प्रशिक्षण ले रहा था, एयरफोर्स पैरा रेस्क्यू। हम थे गार्डियन एंजल्स जिनके पास दानत थे। हम आकाश से दुश्मन की सीमा के पीछे कूदते थे और घायल पायलटों को खतरों से बाहर निकालते थे। मैं उस प्रशिक्षण में सबसे अच्छे लोगों में से एक था। मैं पुश अप्स में सबसे अच्छा था और सबसे अच्छा सिट अप्स, फ्लटर किक्स और दौड़ में था। मैं अंडर ग्रेजुएट से एक अंक पीछे था, लेकिन एक बात थी जिसे वे पैरा रेस्क्यू प्रशिक्षण की तैयारी में नहीं बताते थे, पानी में आत्मविश्वास। ये एक अच्छा नाम है एक ऐसे कोर्स के लिए जिसमें वे हफ्तों तक आपका गला घोंटने की कोशिश करते हैं और मुझे पानी में असहजता थी। हालांकि मेरी मां ने हमें सार्वजनिक सहायता से बाहर निकाला और 3 साल के भीतर सब्सिडी प्राप्त आवास से बाहर निकाला। फिर भी उसके पास तैराकी की पाठशाला के लिए अतिरिक्त पैसे नहीं थे और हम स्विमिंग पूल से बचते थे। यह तब तक नहीं था जब तक मैं 12 साल का नहीं था और मैंने बॉय स्काउट कैंप में तैराकी से सामना नहीं किया। बफेलो छोड़ने से मुझे स्काउट्स में शामिल होने का मौका मिला और कैंप मेरे लिए वो सबसे अच्छा अवसर था जहां मैं उन मेरिट बैजेस को अर्जित कर सकता था जिन्हें मुझे ईगल स्काउट बनने के रास्ते पर बने रहने के लिए चाहिए था। एक सुबह तैराकी मेरिट बैज के लिए क्वालिफाई करने का समय आया और इसका मतलब था एक झील में 1 मील तैरना जिसे बॉयज से चिन्हित किया गया था। बाकी सारे बच्चे कूद पड़े और उन्होंने काम शुरू कर दिया और अगर मुझे अपने चेहरे को बचाना था तो मुझे यह दिखावा करना था कि मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए मैं भी उनके पीछे झील में कूद पड़ा। मैंने जितना हो सका डॉग पैडल किया, लेकिन पानी निगलते निगलते मैं अपनी पीठ के बल तैरने लगा और पूरी मील को अपनी खतरनाक बैकस्ट्रोक में तैरकर पूरा किया। मेरिट बैज हासिल हुआ। जब मुझे पैरा रेस्क्यू में प्रवेश के लिए स्विम टेस्ट देना था तो मुझे वास्तव में तैरना आना चाहिए था। यह एक समयबद्ध 500 मीटर फ्रीस्टाइल स्विम था और 29 साल की उम्र में मुझे फ्रीस्टाइल तैरना नहीं आता था। तो मैंने अपनी लंगड़ी हड्डियों के साथ बार्न्स एंड नोबल गया, स्विमिंग फॉर डमीज खरीदी, चित्रों का अध्ययन किया और हर दिन पूल में अभ्यास किया। मुझे पानी में चेहरा डालना पसंद नहीं था, लेकिन मैं एक स्ट्रोक कर लेता, फिर 2 और जल्दी ही मैं एक पूरी लैप तैरने में सक्षम हो गया। मैं बाकी तैराकों जितना तैराक नहीं था। जब भी मैं तैरना छोड़ता, भले ही एक क्षण के लिए, मैं डूबने लगता, जिससे मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती और मेरी घबराहट बढ़ जाती और मेरी बढ़ी हुई मानसिक स्थिति और ज्यादा खराब कर देती। आखिरकार मैंने उस स्विम टेस्ट को पास किया, लेकिन वहां एक फर्क है जो कि पानी में सक्षम और आरामदायक होने के बीच है, और आरामदायक से आत्मविश्वास तक जाने में एक बड़ा अंतर है। और जब आप बाकी लोगों की तरह तैर नहीं सकते तो पानी में आत्मविश्वास आसानी से नहीं आता। कभी कभी यह बिल्कुल भी नहीं आता। पैरा रेस्क्यू प्रशिक्षण में पानी में आत्मविश्वास 10 हफ्ते के कार्यक्रम का हिस्सा है और इसमें ऐसे विशेष विकास होते हैं जिनका उद्देश्य यह परीक्षण करना होता है कि हम तनाव के तहत पानी में कैसे प्रदर्शन करते हैं।
मेरे लिए सबसे खराब विकासों में से एक था जिसे बॉबिंग कहा जाता था। क्लास को 5-5 के समूहों में बांटा गया था, जिन्हें पूल के शैलो एंड से लेकर गटर तक खड़ा किया गया था और पूरी तरह से किटेड अप किया गया था। हमारी पीठ पर 80 लीटर के 2 स्टील टैंक बांधे गए थे और हम 66 पाउंड वेट बेल्ट भी पहनते थे। हम पूरी तरह से लोड हो गए थे, जो कि ठीक था, सिवाय इसके कि इस विकास में हमें इन टैंकों से सांस लेने की अनुमति नहीं थी। इसके बजाय हमें पूल के ढलान से पीछे की ओर चलने को कहा गया, 3 फुट के हिस्से से लेकर गहरे हिस्से तक लगभग 10 फीट नीचे, और उस धीमी गति से चलने के दौरान मेरा मन संदेह और नकारात्मकता से भर गया था। तुम यहां क्या कर रहे हो? यह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम तैर नहीं सकते। तुम एक धोखेबाज हो और वे तुम्हें पहचान लेंगे। समय धीमा हो गया और वो सेकंड मिनटों जैसे महसूस हुए। मेरा डायाफ्राम हवा को अपने फेफड़ों में खींचने की कोशिश कर रहा था। सैद्धांतिक रूप से मुझे पता था कि सभी पानी के विकासों में आराम करना सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन मैं घबराया हुआ था कि मैं शांत हो जाऊं। मेरा जबड़ा मेरे हाथों की तरह कस गया था। मेरा सिर तेजी से दर्द कर रहा था क्योंकि मैं घबराहट को रोकने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार हम सभी अपनी स्थिति में आ गए और अब बॉबिंग शुरू करने का समय था। इसका मतलब था नीचे से ऊपर की ओर उठना, बिना पैरों को मारते हुए, एक सांस लेना और फिर नीचे डूब जाना। यह आसान नहीं था, भारी लोड के साथ ऊपर उठना, लेकिन कम से कम मुझे सांस लेने का मौका मिला और वह पहली सांस मेरे लिए एक उद्धार थी। ऑक्सीजन ने मेरे सिस्टम में भरना शुरू कर दिया और मैं थोड़ा रिलैक्स होने लगा। तभी इंस्ट्रक्टर चिल्लाया, स्विच। यह संकेत था कि हमें अपने पैरों से फिन्स निकालकर अपने हाथों पर पहनना था और अपनी बाहों की एक खींच के साथ खुद को सतह तक पहुंचाना था। हमें पूल के फर्श से धक्का देने की अनुमति थी, लेकिन पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यह 5 मिनट तक चलता रहा। शैलो पानी और सतह पर ब्लैकआउट्स, पानी में अंत में डॉक्टरों ने अपना फैसला पलट दिया। उन्होंने सीधे सीधे यह नहीं कहा कि मिजन ने मेरे सिस्टम में भरना शुरू कर दिया और मैं थोड़ा रिलैक्स होने लगा। तभी इंस्ट्रक्टर चिल्लाया, स्विच। यह संकेत था कि हमें अपने पैरों से फिन्स निकालकर अपने हाथों पर पहनना था और अपनी बाहों की एक खींच के साथ खुद को सतह तक पहुंचाना था। हमें पूल के फर्श से धक्का देने की अनुमति थी, लेकिन पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। यह 5 मिनट तक चलता रहा। शैलो पानी और सतह पर ब्लैकआउट्स पानी में आत्मविश्वास प्रशिक्षण के दौरान असामान्य नहीं होते। यह शरीर को तनाव में डालने और ऑक्सीजन की खपत को सीमित करने का हिस्सा है। जब मेरे हाथों पर फिन्स थे तो मैं मुश्किल से अपना चेहरा पानी से बाहर निकालकर सांस ले पाता, और इस दौरान मैं इतनी मेहनत कर रहा था कि ऑक्सीजन जल रही थी। और जब आप ज्यादा तेज ऑक्सीजन जलाते हैं तो आपका दिमाग बंद हो जाता है और आप ब्लैकआउट कर जाते हैं। हमारे इंस्ट्रक्टर्स इसे विजार्ड से मिलना कहते थे। जैसे जैसे घड़ी चलती गई, मैंने अपनी परिधीय दृष्टि में सितारे बनते देखे और महसूस किया कि विजार्ड करीब आ रहा था। मैंने उस इवोल्यूशन को पास कर लिया और जल्द ही अपनी बाहों या पैरों से फिनिंग करना मेरे लिए आसान हो गया। लेकिन जो काम शुरुआत से अंत तक मुश्किल रहा, वह था सबसे आसान कार्यों में से एक, हाथों का उपयोग किए बिना पानी पर टिके रहना। हमें अपने हाथों और ठुड्डी को पानी से ऊपर रखना होता था, केवल अपने पैरों का उपयोग करके, जिन्हें हमें ब्लेंडर की तरह घुमाना पड़ता था, 3 मिनट के लिए। यह ज्यादा समय नहीं लगता और क्लास के अधिकांश लोगों के लिए यह आसान था, लेकिन मेरे लिए यह लगभग असंभव था। मेरी ठुड्डी बार बार पानी से टकराती थी, जिससे समय फिर से शून्य से शुरू हो जाता था। मेरे चारों ओर मेरे साथी इतने सहज थे कि उनके पैर मुश्किल से हिल रहे थे, जबकि मेरे पैर पूरे वेग से घूम रहे थे, और फिर भी मैं उन गोरे लड़कों की आधी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता था, जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते दिखते थे। हर दिन पूल में एक और शर्मिंदगी होती थी। सार्वजनिक रूप से मैं शर्मिंदा नहीं था। मैंने सभी इवोल्यूशंस पास कर लिए थे, लेकिन अंदर से मैं पीड़ा में था। हर रात मैं अगले दिन के काम पर ध्यान केंद्रित करता और इतना डर जाता कि सो नहीं पाता, और जल्द ही मेरा डर मेरे साथियों के प्रति नाराजगी में बदल गया, जिन्हें मेरी नजर में सब कुछ आसान लग रहा था। इसने मेरे अतीत को भी उभारा। मैं अपनी यूनिट का एकमात्र अश्वेत व्यक्ति था,
जो मुझे इंडियाना के ग्रामीण इलाके में अपने बचपन की याद दिलाता था। और जितना कठिन पानी में आत्मविश्वास प्रशिक्षण होता गया, उतने ही मेरे भीतर के काले पानी ऊपर उठने लगे, जब तक कि ऐसा नहीं लगा कि मैं भीतर से भी डूब रहा हूं। जबकि मेरी क्लास के बाकी लोग सो रहे थे, डर और गुस्से का वह ताकतवर मिश्रण मेरी नसों में दौड़ रहा था और मेरी रात्रिकालीन चिंताएं अपनी तरह की आत्मपूर्ति करने वाली भविष्यवाणियां बन गईं। एक ऐसी भविष्यवाणी जहां असफलता अनिवार्य थी, क्योंकि मेरे अनियंत्रित डर ने कुछ ऐसा खोल दिया जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता था। छोड़ने वाला दिमाग। यह सब प्रशिक्षण के 6 सप्ताह में बड़ी ब्रीदिंग अभ्यास के साथ चरम पर पहुंच गया। हमने जोड़ी बनाई। हर जोड़ी एक दूसरे की बाह पकड़कर एक ही स्नॉर्कल के जरिए बारी बारी से सांस ले रही थी। इस दौरान इंस्ट्रक्टर हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हमारे स्नॉर्कल से हमें अलग करने की कोशिश कर रहे थे। यह सब सतह पर या उसके पास होना चाहिए था, लेकिन मैं नकारात्मक रूप से उछाल रहित था, जिसका मतलब था कि मैं गहरे पानी के बीच में डूब रहा था, अपने साथी को भी नीचे खींच रहा था। वह एक सांस लेता और स्नॉर्कल मुझे देता। मैं सतह तक तैरता, सांस छोड़ता और हमारे स्नॉर्कल से पानी को साफ करने और साफ सांस लेने की कोशिश करता। फिर उसे अपस्दिलिक इंस्ट्रक्टर्स ने इसे लगभग असंभव बना दिया। आमतौर पर मैं ट्यूब को आधा ही साफ कर पाता और हवा से ज्यादा पानी अंदर खींच लेता। शुरुआत से ही मैं ऑक्सीजन की कमी के साथ काम कर रहा था और सतह के पास बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। सैन्य प्रशिक्षण में यह इंस्ट्रक्टर का काम है कि कमजोर कड़ियों की पहचान करें और उन्हें प्रदर्शन करने या छोड़ने की चुनौती दें, और वे देख सकते थे कि मैं संघर्ष कर रहा था। उस दिन पूल में उनमें से एक हमेशा मेरे सामने रहता था, चिल्लाता और मुझे परेशान करता, जबकि मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा था और संकीर्ण ट्यूब के जरिए हवा खींचने में विफल हो रहा था। मैं नीचे चला गया और ऊपर की ओर देखकर अपनी क्लास के बाकी लोगों को देखा, जो सतह पर शांत सितारों की तरह फैले हुए थे। जितना आराम हो सकता था, वे आसानी से अपने स्नॉर्कल पास कर रहे थे, जबकि मैं गुस्से में उबल रहा था। अब मुझे पता है कि मेरा इंस्ट्रक्टर केवल अपना काम कर रहा था, लेकिन तब मुझे लगा यह हरामी मुझे सही मौका नहीं दे रहा है। मैंने वह इवोल्यूशन भी पास कर लिया, लेकिन मुझे अभी भी इलाइड और इवोल्यूशंस और 4 और हफ्ते का पानी में आत्मविश्वास प्रशिक्षण बाकी था। यह समझ में आता था। हमें पानी पर हवाई जहाज से कूदना होता था, इसकी जरूरत थी, लेकिन मैं इसे और नहीं करना चाहता था। और अगले दिन मुझे बाहर निकलने का एक तरीका दिया गया जिसे मैंने नहीं देखा था। कुछ हफ्ते पहले हमारे खून की जांच हुई थी और डॉक्टरों ने अभी अभी पाया था कि मैं सिकल सेल ट्रेट का वाहक हूं। मुझे यह बीमारी नहीं थी, सिकल सेल एनीमिया, लेकिन मेरे पास यह ट्रेट था जिसे उस समय व्यायाम संबंधी अचानक मौत के जोखिम को बढ़ाने के लिए माना जाता था। एयरफोर्स नहीं चाहती थी कि मैं किसी इवोल्यूशन के बीच में मर जाऊं और मुझे मेडिकल के आधार पर प्रशिक्षण से हटा दिया गया। मैंने इस खबर को गंभीरता से लिया, जैसे कि मेरा सपना छिन रहा हो। मैंने गुस्से का बड़ा नाटक किया, लेकिन अंदर से मैं बेहद खुश था। उस हफ्ते के अंत में डॉक्टरों ने अपना फैसला पलट दिया। उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि मेरे लिए प्रशिक्षण जारी रखना सुरक्षित है, लेकिन उन्होंने कहा कि सिकल सेल ट्रेट को अभी तक अच्छी तरह से समझा नहीं गया है और मुझे खुद निर्णय लेने की अनुमति दी। जब मैंने प्रशिक्षण में वापसी की सूचना दी, तो मास्टर सार्जेंट ने मुझे बताया कि मैंने बहुत ज्यादा समय मिस कर दिया है, और अगर मुझे जारी रखना है तो मुझे पहले हफ्ते से फिर से शुरू करना होगा। 4 हफ्तों से कम समय के बजाय मुझे पानी में आत्मविश्वास से जुड़े डर, गुस्से और अनिद्रा के 10 और हफ्तों को सहना होगा। आज के समय में ऐसा कुछ मेरी रडार पर भी नहीं आता। अगर कोई मुझसे कहता कि मुझे दूसरों से ज्यादा और कड़ी मेहनत करनी होगी केवल बराबरी का मौका पाने के लिए, तो मैं कहता ठीक है सर, और आगे बढ़ जाता। लेकिन उस वक्त मैं अभी भी अधपका था। शारीरिक रूप से मैं मजबूत था, लेकिन मानसिक रूप से खुद पर नियंत्रण पाने के करीब भी नहीं था। MSGT मेरी प्रतिक्रिया का इंतजार करते हुए मुझे घूर रहा था। मैं उनकी आंखों में भी नहीं देख पाया जब मैंने कहा, मास्टर सार्जेंट, डॉक्टर को इस सिकल सेल चीज के बारे में ज्यादा पता नहीं है और यह मुझे परेशान कर रही है।
उन्होंने बिना किसी भावना के सिर हिलाया और कागजों पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे मुझे हमेशा के लिए कार्यक्रम से बाहर कर दिया। उन्होंने सिकल सेल को कारण बताया और कागजों में मैंने हार नहीं मानी, लेकिन मुझे सच्चाई पता थी। अगर मैं आज का खुद होता तो सिकल सेल की परवाह नहीं करता। मेरे पास अभी भी सिकल सेल ट्रेट है, यह बस गायब नहीं होता। लेकिन तब एक बाधा सामने आई थी और मैंने हार मान ली। मैं फोर्ट कैंपबेल, केंटकी चला गया। अपने दोस्तों और परिवार को बताया कि मुझे मेडिकल कारणों से कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया था और अपनी 4 साल की सेवा टैक्टिकल एयर कंट्रोल पार्टी में पूरी की। इस इकाई का काम कुछ स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट्स के साथ मिलकर जमीन पर काम करने वाले दस्तों और हवाई समर्थन जैसे एफ बेंटन और एफ चैस्टर के बीच समन्वय करना था। यह चुनौतीपूर्ण काम था जिसमें बेहद बुद्धिमान लोग शामिल थे, लेकिन दुख की बात है कि मैं कभी इस पर गर्व नहीं कर पाया और इसमें मौजूद अवसरों को नहीं देख पाया, क्योंकि मुझे पता था कि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने डर को अपने भविष्य को तय करने दिया था। मैंने अपने शर्म को जिम और किचन टेबल पर दबा दिया। मैंने पावर लिफ्टिंग शुरू की और अपनी काया को विशाल बना लिया। मैंने खाया और कसरत की और खाया। एयरफोर्स से रिश्ते समय मेरा वजन 5 पाउंड था। डिस्चार्ज के बाद मैं मवेशियों और चर्बी दोनों का वजन बढ़ाते हुए लगभग 7 पाउंड तक पहुंचा दिया। मैं बड़ा बनना चाहता था क्योंकि बड़ा होना डेविड गॉगिंस को छिपा देता था। मैं इस 100 पाउंड के व्यक्ति को 100 इंच की बाइसेप्स और मोटे पेट पीछे छुपा सका था। मैंने एक मोटी मूंछ उगा ली और जो कोई मुझे देखता वह मुझसे डर जाता, लेकिन अंदर से मैं जानता था कि मैं डरपोक था और यह एक भयानक एहसास था। वह सुबह जब मैंने अपनी नियति को अपने हाथों में लेना शुरू किया, वह किसी और सुबह की तरह ही शुरू हुई। बजे मेरी इकोलैब शिफ्ट खत्म हुई और मैं स्टेक एंड शेक ड्राइव थ्रू गया एक बड़ा चॉकलेट मिल्क शेक लेने। अगला स्टॉप 7-Eleven, जहां मैंने होस्टेस मिनी चॉकलेट डोनट्स का एक डिब्बा खरीदा। मैं उन्हें 40-45 मिनट के रास्ते में खाते हुए घर गया, जो इंडियाना के खूबसूरत कारमेल में एक गोल्फ कोर्स पर बने अपार्टमेंट में था। मैं वहां अपनी पत्नी पाम और उसकी बेटी के साथ रहता था। याद है वह पिज्जा हट वाली घटना? मैंने उस लड़की से शादी की जिसके पिता ने मुझे निगर कहा था। यह मेरे बारे में क्या कहता है? हम उस जीवन को वहन नहीं कर सकते थे। पाम तो काम भी नहीं कर रही थी, लेकिन उन क्रेडिट कार्ड डेब्ट वाले दिनों में कुछ भी समझ में नहीं आता था। मैं हाईवे पर 20 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, चीनी खा रहा था और एक लोकल क्लासिक रॉक स्टेशन सुन रहा था। तभी साउंड ऑफ साइलेंस गाना बजा। साइमन और गारफंकेल के शब्द गूंजते हुए सच की तरह लगे। अंधेरा वाकई में एक दोस्त था। मैं अंधेरे में काम करता था, अपने असली व्यक्तित्व को दोस्तों और अजनबियों से छिपाता था। कोई यकीन नहीं करता कि मैं उस समय कितना सुन्न और डरा हुआ था, क्योंकि मैं बाहर से एक ऐसा जानवर दिखता था जिसे कोई भी उलझने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन मेरा दिमाग सही नहीं था और मेरी आत्मा पर बहुत अधिक आघात और असफलता का बोझ था। मेरे पास हारने के लिए दुनिया भर के बहाने थे और मैंने उन सब का इस्तेमाल किया। मेरा जीवन बिखर रहा था और पाम ने इसका सामना करने के बजाय स्थिति से भागने का रास्ता चुना। मैं सुबह 8 बजे के करीब घर पहुंचा और जैसे ही दरवाजे से अंदर आया, फोन बजने लगा। यह मेरी मां थी। वह मेरी दिनचर्या जानती थी। आ जाओ, तुम्हारे लिए स्टेपल तैयार है, उसने कहा। मेरा स्टेपल एक ब्रेकफास्ट बुफे था जिसे बहुत कम लोग एक ही बार में खत्म कर सकते थे। सोचिए, 8 पिल्सबरी दालचीनी रोल, आधा दर्जन तले हुए अंडे, आधा पाउंड बेकन और फ्रूटी पेबल्स के 2 कटोरे। मत भूलिए, मैंने अभी अभी डोनट्स का एक बॉक्स और एक चॉकलेट शेक खत्म किया था। मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं थी। वह जानती थी कि मैं आ रहा हूं। खाना मेरा पसंदीदा नशा था और मैं हमेशा हर आखिरी टुकड़ा चट कर जाता था। मैंने फोन रखा, टीवी ऑन किया और बाथरूम में नहाने चला गया। भाप के बीच से एक आवाज सुनाई दी। मैंने कुछ शब्द सुने, नेवी सील्स, सबसे कठिन दुनिया। मैंने तौलिया लपेटा और लिविंग रूम की ओर भागा। मैं इतना बड़ा हो गया था कि तौलिया मुश्किल से मेरे मोटे शरीर को ढक पा रहा था, लेकिन मैं सोफे पर बैठ गया और 30 मिनट तक हिला तक नहीं। शो बेसिक अंडरवाटर डिमोलिशन सील बट एस ट्रेनिंग क्लास 2 आस्ट को हेल वीक से गुजरते हुए दिखा रहा था। सैन्य की सबसे शारीरिक रूप से कठिन ट्रेनिंग में सबसे कठिन कार्यों की श्रृंखला। मैंने देखा कि लोग पसीने और कष्ट में थे। वे कीचड़ भरी बाधाओं को पार कर रहे थे,
रेत पर दौड़ते हुए अपने सिर के ऊपर लॉग उठाए हुए थे और बर्फीले पानी में कांप रहे थे। मैंने देखा कि कैसे कुछ सबसे मजबूत लोग घंटी बजाते और छोड़ देते। मुझे जलन हो रही थी और मुझे खुद निर्णय लेने की अनुमति दी। जितना अधिक मैं देखता गया उतना ही मुझे यकीन हो गया कि उस सारे संघर्ष में कुछ उत्तर छिपे हुए थे, ऐसे उत्तर जिनकी मुझे जरूरत थी। कई बार कैमरा उफनते हुए अंतहीन समुद्र पर घूमता और हर बार मुझे खुद पर दया आती। नेवी सील्स हर वो चीज थे जो मैं नहीं था। वे गर्व, गरिमा और उस तरह की उत्कृष्टता का प्रतीक थे जो आग में तपकर, बार बार हारकर और फिर वापस खड़े होकर हासिल होती है। वे इंसानी रूप में सबसे कठोर और सबसे धारदार तलवार के समान थे। वे खुद को ज्वाला में झोंकते थे, तब तक सहते थे जब तक जरूर हो, उससे भी ज्यादा, जब तक कि वे निडर और घातक न बन जाएं। वे प्रेरित नहीं थे, वे संचालित थे। शो का अंत ग्रेजुएशन के साथ हुआ। 22 गर्वीले पुरुष अपने ड्रेस वाइट्स में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। कैमरा उनके कमांडिंग ऑफिसर पर जूम किया गया। एक ऐसी सोसाइटी में जहां औसत दर्जे को अक्सर मानक माना जाता है और पुरस्कृत भी किया जाता है, उन्होंने कहा, ऐसे लोगों के प्रति गहरा आकर्षण होता है जो औसत दर्जे से नफरत करते हैं, जो खुद को पारंपरिक मानकों में सीमित करने से इनकार करते हैं और जो पारंपरिक रूप से पहचानी गई मानव क्षमताओं से परे जाने की कोशिश करते हैं। यही वह व्यक्ति है जिसे बड एस ढूंढने के लिए बना है। वह व्यक्ति जो हर कार्य को अपनी पूरी क्षमता से पूरा करने का तरीका ढूंढता है। वह व्यक्ति जो किसी भी और हर बाधा को पार करने के लिए अनुकूलित और विजयी होता है। उस पल ऐसा लगा जैसे कमांडिंग ऑफिसर सीधे मुझसे बात कर रहे हों। लेकिन शो खत्म होने के बाद मैं बाथरूम में वापस गया, आईने के सामने खड़ा हुआ और खुद को घूरने लगा। मैं पूरी तरह 300 पाउंड का दिख रहा था। मैं हर वो चीज था जो मेरे पुराने विरोधी मुझसे कहते थे कि मैं बनूंगा। अशिक्षित, बिना किसी असली कौशल के, शून्य अनुशासन और एक बेजान भविष्य। औसत दर्जा भी मेरे लिए एक बड़ी तरक्की होती। मैं जीवन के निचले स्तर पर था, जैसे किसी बैरल के तलछट में ठहरा हुआ, लेकिन बहुत लंबे समय में पहली बार मैं जाग चुका था। ब्रेकफास्ट के दौरान मैंने अपनी मां से मुश्किल से बात की और अपने स्टेपल का केवल आधा खाया क्योंकि मेरा मन अधूरे काम पर था। मैं हमेशा एक विशेष ऑपरेशंस यूनिट में शामिल होना चाहता था और मेरे शरीर की सारी चर्बी और असफलताओं की परतों के नीचे वह इच्छा अभी भी जीवित थी। अब यह फिर से जाग रही थी, एक संयोग से देखे गए शो की वजह से जो एक वायरस की तरह मुझ पर असर कर रहा था, एक सेल से दूसरे सेल तक पूरी तरह काबू करते हुए। यह एक ऐसा जुनून बन गया जिसे मैं हिला नहीं पाया। लगभग 3 हफ्तों तक हर सुबह काम के बाद मैंने नेवी के सक्रिय ड्यूटी भर्तीकर्ताओं को कॉल किया और अपनी कहानी सुनाई। मैंने देश भर के कार्यालयों में कॉल की। मैंने कहा कि मैं सीएल ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए कहीं भी जाने को तैयार हूं। हर किसी ने मुझे मना कर दिया। ज्यादातर लोग पहले सेवा कर चुके उम्मीदवारों में रुचि नहीं रखते थे। एक लोकल रिक्रूटिंग ऑफिस मेरी कहानी से थोड़ा प्रभावित हुआ और मुझसे मिलने की इच्छा जताई, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मेरे मुंह पर हंस दिया। मैं उनके अनुसार बहुत भारी था और उनकी नजर में मैं बस एक और भ्रमित दिखने वाला व्यक्ति था। मैं उस बैठक से खुद को भी उसी तरह महसूस करते हुए बाहर निकला। सभी सक्रिय ड्यूटी रिक्रूटिंग ऑफिसर्स को कॉल करने के बाद मैंने नेवल रिजर्व की स्थानीय यूनिट को डायल किया और पहली बार पेटी ऑफिसर स्टीवन शाल्जो से बात की। शाल्जो ने 8 साल तक नैस मिरामार में एक इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रक्टर के रूप में कई एफ-40 स्क्वाड्रन के साथ काम किया था। उन्होंने दिन रात मेहनत की और तेजी से रैंक में उन्नति की। उनका इंडियानापोलिस आना एक प्रमोशन और एक चुनौती के साथ था। मक्की के खेतों के बीच नेवी के रिक्रूट्स ढूंढने की चुनौती। जब मैंने कॉल किया, वे अपनी नई पोस्टिंग में सिर्फ 10 दिन से थे और अगर मैंने किसी और को कॉल किया होता तो शायद आप ये किताब पढ़ नहीं रहे होते। लेकिन मेरी जिद और किस्मत की वजह से मैंने नेवी के सबसे अच्छे रिक्रूटर्स में से एक को ढूंढ लिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसे डायमंड्स इन द रफ खोजने का जुनून था। ऐसे लोग जो फिर से भर्ती होकर विशेष ऑपरेशंस में जगह बनाने की उम्मीद रखते थे। हमारी पहली बातचीत ज्यादा लंबी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे मेरी मदद कर सकते हैं और मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आना चाहिए। यह परिचित सा लग रहा था।
मैंने अपनी चाबियां उठाईं और सीधे उनके ऑफिस चला गया, लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं की। जब तक मैं आधे घंटे में वहां पहुंचा, वे पहले से ही बड एस प्रशासन के साथ फोन पर थे। उस ऑफिस में मौजूद हर नाविक, जो सभी गोरे थे, मुझे देखकर चौंक गए, सिवाय शालजो के। अगर मैं हेवी वेट था तो शालजो लाइट वेट थे, केवल 5 फीट 7 इंच के। लेकिन वे मेरे आकार से प्रभावित नहीं दिखे, कम से कम शुरुआत में नहीं। वे मिलनसार और गर्मजोशी से भरे हुए थे, जैसे कोई सेल्समैन होता है, लेकिन मैं समझ गया कि उनमें कुछ पिटबुल। उन्होंने मुझे वजन मापने के लिए एक कमरे में ले जाया, और जब मैं स्केल पर खड़ा हुआ, मैंने दीवार पर लगे वजन चार्ट पर नजर डाली। मेरी ऊंचाई पर नेवी के लिए अधिकतम अनुमेय वजन 91 पाउंड था। मैंने सांस रोक ली, अपना पेट जितना हो सके अंदर खींचा और शर्मनाक क्षण से बचने की कोशिश की, जहां वे मुझे धीरे से मना कर देंगे। लेकिन वह क्षण कभी नहीं आया। तुम वाकई बड़े हो, शालजो ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा, और अपने फाइल फोल्डर में चार्ट पर डुअर 97 पाउंड दर्ज किया। नेवी के पास एक प्रोग्राम है जो रिक्रूट्स को एक्टिव ड्यूटी में बदलने की अनुमति देता है। हम इसका उपयोग करेंगे। यह साल के अंत तक बंद हो रहा है, इसलिए हमें तुम्हें जल्द से जल्द क्लास में दाखिल करना होगा। बात यह है कि तुम्हें मेहनत करनी होगी, लेकिन यह तो तुम पहले से जानते थे। उनकी निगाह वजन चार्ट पर गई और मैंने उसे फिर से देखा। उन्होंने सिर हिलाया, मुस्कुराए, मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे अपनी सच्चाई का सामना करने के लिए छोड़ दिया। मेरे पास 6 पाउंड घटाने के लिए 3 महीने से भी कम समय था। यह असंभव सा लग रहा था, और यही एक वजह थी कि मैंने अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। दूसरी वजह थी एसवेब टेस्ट। वह डरावना टेस्ट फिर से फ्रैंकनस्टाइन के राक्षस की तरह लौट आया था। मैंने इसे पहले एयरफोर्स में भर्ती के लिए पास किया था, लेकिन बड एस के लिए क्वालिफाई करने के लिए मुझे काफी बेहतर स्कोर करना होगा। 2 हफ्तों तक मैंने दिन भर पढ़ाई की और रात में कीड़े मकोड़े मारने का काम किया। मैं अब तक वर्कआउट नहीं कर रहा था। गंभीर वजन घटाने का काम बाद में करना था। मैंने टेस्ट शनिवार दोपहर को दिया। अगले सोमवार मैंने शालजो को कॉल किया। नेवी में स्वागत है, उन्होंने कहा। पहले उन्होंने अच्छी खबर दी। मैंने कुछ सेक्शंस में बेहतरीन प्रदर्शन किया था और अब मैं आधिकारिक रूप से एक रिजर्विस्ट था, लेकिन मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन में मेरा स्कोर केवल 47 था। बड एस के लिए क्वालिफाई करने के लिए मुझे बस सी चाहिए था। मुझे 5 हफ्तों में पूरा टेस्ट फिर से देना होगा। आजकल स्टीवन शालजो हमारी पहली मुलाकात को भाग्य कहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बार बात करते ही मेरी लगन महसूस की थी और शुरुआत से ही मुझ पर विश्वास किया था। यही वजह थी कि मेरे वजन की समस्या उनके लिए मायने नहीं रखती थी। लेकिन उस एसवेब टेस्ट के बाद मैं पूरी तरह संदेह से भर गया था। शायद जो उस रात हुआ वह भी एक तरह का भाग्य था, या एक जरूरी ईश्वरीय हस्तक्षेप। मैं उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैंने लिया तो आप वहां कभी नहीं खाएंगे और मुझे वकील रखना पड़ेगा। बस इतना जान लीजिए कि वह जगह एक तबाही थी। मैंने बाहर के ट्रैप्स की जांच की और एक मरा हुआ चूहा पाया। अंदर और भी मरे हुए जानवर थे। एक चूहा और 2 चूहे चिपचिपे ट्रैप्स पर थे और कचरे में तिल चट्टे थे जो खाली नहीं किया गया था। मैंने सिर हिलाया, सिंक के नीचे झुककर दीवार के एक संकरे छेद से ऊपर की तरफ स्प्रे किया। मुझे नहीं पता था, लेकिन मैंने उनकी घोंसले की जगह ढूंढ ली थी, और जब जहर लगा तो वे भागने लगे। कुछ ही सेकंड में मेरे गले के पीछे खुरदुरे पंखों का एहसास हुआ। मैंने उसे छाड़ा और गर्दन घुमाई और देखा कि तिलचट्टों की बार रसोई के फर्श पर छत के खुले पैनल से गिर रही थी। मैंने तिलचट्टों का मुख्य अड्डा और अपने इकोलैब के काम का सबसे भयानक संक्रमण ढूंढ लिया था। वे आते ही जा रहे थे। तिलचट्टे मेरे कंधों और सिर पर गिर रहे थे। फर्श उनसे भरा हुआ था। मैंने अपना कैनिस्टर रसोई में छोड़ दिया, इस चिपचिपे ट्रैप्स उठाए और बाहर भागा। मुझे ताजी हवा चाहिए थी और यह समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए था कि मैं कैसे इस रेस्टोरेंट को कीटों से मुक्त करूंगा। कचरे के डिब्बे की ओर जाते समय मैंने मृत चूहों को फेंकने के लिए ढक्कन खोला और देखा कि अंदर एक जीवित रैकून था जो गुस्से से फुफकार रहा था। उसने अपने पीले दांत दिखाए और मेरी ओर चपटा। मैंने तुरंत डिब्बे का ढक्कन बंद कर दिया। यह क्या बकवास है? सच में यह क्या बकवास है?
कब पर्याप्त वास्तव में पर्याप्त होगा? क्या मैं अपनी बेकार वर्तमान को एक बिगड़े हुए भविष्य में बदलने दूंगा? मैं और कितने समय तक इंतजार करूंगा और कितने साल बर्बाद करूंगा, ये सोचते हुए कि कहीं बाहर कोई बड़ा उद्देश्य मेरा इंतजार कर रहा है। मैंने उसी समय समझ लिया कि अगर मैंने अब खड़ा होकर सबसे कठिन रास्ते पर चलना शुरू नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए इस मानसिक नरक में फंसा रहूंगा। मैं उस रेस्टोरेंट के अंदर वापस नहीं गया। मैंने अपना सामान भी नहीं उठाया। मैंने अपनी ट्रक शुरू की, एक चॉकलेट शेक के लिए रुका जो उस समय मेरा सुकून देने वाला पेय था, और घर चला गया। जब मैं पहुंचा तब भी अंधेरा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने अपने काम के कपड़े उतार दिए, स्वेट्स पहन लिए और अपने रनिंग शूज बांध लिए। मैंने 1 साल से अधिक समय से दौड़ नहीं लगाई थी, लेकिन मैं 4 मील दौड़ने के लिए तैयार था। मैं 400 गज तक चला पाया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे इतना चक्कर आया कि मुझे सांस लेने के लिए गोल्फ कोर्स के किनारे बैठना पड़ा। फिर मैं धीरे धीरे अपने घर वापस चला, जहां मेरी पिघली हुई शेक मेरे एक और असफल प्रयास को सुकून देने के लिए इंतजार कर रही थी। मैंने उसे उठाया, घूंट लिया और अपने सोफे पर बैठ गया। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं खुद को क्या समझता था? मैं कुछ भी नहीं था। मैंने कुछ भी साबित नहीं किया था और अब भी मैं किसी लायक नहीं था। डेविड गॉगिंस, एक नेवी सील? हाँ, बिल्कुल, ये एक सपना था। मैं तो 5 मिनट के लिए गली के अंत तक भी नहीं दौड़ सकता था। मेरे जीवन भर से दबी हुई सारी डर और असुरक्षाएं मेरे सिर पर बरसने लगीं। मैं हार मानने और हमेशा के लिए सब छोड़ देने के कगार पर था। तभी मुझे अपनी पुरानी साफ टूटी फूटी VHS टेप रॉकी की मिली, जो मैंने 15 साल से रखी थी। मैंने उसे मशीन में डाला और सीधे अपने पसंदीदा सीन पर फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, राउंड परथोर्ड। मूल रॉकी आज भी मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, क्योंकि ये एक अनजान संघर्षरत बॉक्सर की कहानी है जो गरीबी में जी रहा है और जिसके पास कोई मौका नहीं है। यहां तक कि उसका खुद का ट्रेनर भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता। फिर अचानक उसे चैंपियन अपोलो क्रीड के खिलाफ टाइटल शॉट मिल जाता है, जो इतिहास का सबसे खतरनाक फाइटर है और जिसने अपने हर प्रतिद्वंद्वी को नॉकआउट किया है। रॉकी बस चाहता है कि वह क्रीड के साथ पूरी लड़ाई लड़ सके। बस इतना ही उसे अपने जीवन में पहली बार खुद पर गर्व करने के लिए काफी होगा। लड़ाई उम्मीद से कहीं ज्यादा करीब थी, खूनी और तीव्र। मध्य राउंड तक रॉकी को ज्यादा चोटें लगने लगीं। वह लड़ाई हार रहा था और राउंड 4 में वह शुरू में ही गिर जाता है, लेकिन तुरंत उठकर रिंग के बीच में खड़ा हो जाता है। अपोलो उसकी तरफ शेर की तरह बढ़ता है। वह तेज लेफ्ट जैब्स मारता है, एक धीमे रॉकी को जोरदार कॉम्बिनेशन से मारता है और फिर एक ताकतवर राइट हुक और दूसरा। वह रॉकी को कोने में धकेल देता है। रॉकी के पैर कांप रहे हैं। वह अपनी बाहें उठाने तक की ताकत नहीं जुटा पा रहा है। अपोलो उसके सिर के साइड में एक और जोरदार हुक मारता है, फिर एक लेफ्ट हुक और एक भयानक राइट हैंडेड अपरकट, जिससे रॉकी नीचे गिर जाता है। अपोलो दूसरी तरफ के कोने में जाकर अपनी बाहें ऊंची करता है, लेकिन रिंग में मुंह के बल गिरे होने के बावजूद रॉकी हार नहीं मानता। जैसे ही रेफरी अपनी 10 गिनती शुरू करता है, रॉकी रस्सियों की ओर रेंगता है। मिकी, उसका खुद का ट्रेनर, उसे नीचे रहने के लिए कहता है, लेकिन रॉकी कुछ नहीं सुनता। वह खुद को एक घुटने पर खड़ा करता है, फिर चारों हाथ पैरों पर। रेफरी की गिनती 6 तक पहुंचती है और रॉकी रस्सियों को पकड़कर खड़ा हो जाता है। भीड़ गर्जना करती है और अपोलो पलटकर देखता है कि वह अब भी खड़ा है। रॉकी उसे बुलाता है। चैंपियन के कंधे अविश्वास में झुक जाते हैं। लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। मैंने टीवी बंद किया और अपने जीवन के बारे में सोचा। मेरा जीवन किसी भी प्रेरणा और जुनून से खाली था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने अपने डर और हीनता की भावनाओं को मान लिया तो वे मेरे भविष्य को हमेशा के लिए नियंत्रित करेंगी। मेरा दूसरा विकल्प था कि मैं उन भावनाओं की ताकत को खोजूं जिन्होंने मुझे तोड़ा था और उन्हें संभालकर अपनी ताकत के रूप में इस्तेमाल करूं, और मैंने यही किया। मैंने वह शेक कूड़ेदान में फेंक दिया, अपने जूते बांधे और फिर से सड़कों पर दौड़ने निकल पड़ा। पहली दौड़ में मैंने एक 1/4 मील पर ही अपने पैरों और फेफड़ों में भयंकर दर्द महसूस किया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं रुक गया।
इस बार भी वही दर्द हुआ। मेरा दिल कार की तरह तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन मैंने इसे सहा और दौड़ता रहा और दर्द धीरे धीरे गायब हो गया। जब मैंने झुककर सांस ली, तब तक मैं एक पूरा मील दौड़ चुका था। तभी मैंने पहली बार महसूस किया कि शारीरिक और मानसिक सीमाएं हमेशा असली नहीं होती, और यह कि मुझे बहुत जल्दी हार मानने की आदत थी। मुझे यह भी समझ आ गया कि असंभव को हासिल करने के लिए मुझे अपनी पूरी ताकत और हिम्मत जुटानी होगी। मैं लगातार घंटों, दिनों और हफ्तों की पीड़ा के सामने खड़ा था। मुझे अपनी खुद की सीमाओं को छूना होगा। मुझे यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि मैं मर भी सकता हूं, क्योंकि इस बार मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मेरा दिल कितना भी तेज दौड़े और चाहे मुझे कितना भी दर्द हो। समस्या यह थी कि मेरे पास कोई योजना नहीं थी, कोई खाका नहीं। मुझे इसे शुरू से बनाना था। एक सामान्य दिन कुछ ऐसा होता था। मैं सुबह 30 बजे उठता, एक केला खाता और एसवैब की किताब पढ़ता। सुबह 5 बजे मैं उस किताब को अपने स्टेशनरी बाइक पर ले जाता, जहां मैं 2 घंटे पसीना बहाता और पढ़ाई करता। याद रहे, मेरा शरीर बहुत खराब हालत में था। मैं अभी तक कई मील दौड़ नहीं सकता था, इसलिए मुझे बाइक पर जितनी कैलोरी जला सकता था, जलानी होती थी। इसके बाद मैं कार्मेल हाई स्कूल जाता और 2 घंटे के लिए स्विमिंग करता। वहां से मैं जिम जाता और एक सर्किट वर्कआउट करता, जिसमें बेंच प्रेस, इंक्लाइन प्रेस और बहुत सारे लेग एक्सरसाइज शामिल थे। बल्क बनाना मेरा दुश्मन था। मुझे रेप्स की जरूरत थी, और मैं हर एक्सरसाइज के तट डूस्टेड रेप्स के 5 या 6 सेट करता। फिर मैं बाइक पर वापस आ जाता और 2 घंटे और बिताता। मैं हमेशा भूखा रहता। डिनर मेरा एकमात्र सही भोजन होता, लेकिन वह भी बहुत कम होता। मैं एक ग्रिल्ड या सॉटेड चिकन ब्रेस्ट, कुछ सॉटेड सब्जियां और थोड़ी सी चावल खाता। डिनर के बाद मैं बाइक पर फिर से 2 घंटे बिताता, बिस्तर पर जाता और अगले दिन फिर वही सब करता, ये जानते हुए कि मेरे खिलाफ परिस्थितियां बहुत ज्यादा थीं। जो मैं करने की कोशिश कर रहा था वह ऐसा था जैसे कोई डिग्रेड का छात्र हार्वर्ड के लिए आवेदन कर रहा हो, या किसी कैसीनो में अपनी पूरी संपत्ति एक ही नंबर पर लगाकर यह मान रहा हो कि जीतना तय है। मैं खुद पर अपना सब कुछ दांव पर लगा रहा था, बिना किसी गारंटी के। मैं रोज अपना वजन 2 बार तौलता था और 2 हफ्तों में मैंने 25 पाउंड वजन कम कर लिया। जैसे जैसे मैं मेहनत करता गया, मेरी प्रगति में सुधार होता गया और वजन घटता गया। 10 दिन बाद मेरा वजन 250 पाउंड पर आ गया, जो इतना कम था कि मैं पुशअप्स, पुलअप्स और जमकर दौड़ना शुरू कर सकता था। मैं अब भी सुबह उठता, स्टेशनरी बाइक चलाता, स्विमिंग करता और जिम जाता, लेकिन मैंने इसमें 2, 3 और 4 मील की दौड़ भी शामिल कर ली। मैंने अपने दौड़ने के जूते छोड़ दिए और बेट्स लाइट्स के एक जोड़े का ऑर्डर दिया, जो वही जूते हैं जो सील उम्मीदवार एस में पहनते हैं, और उन जूतों में दौड़ने लगा। इतनी मेहनत करने के बावजूद आप सोचेंगे कि मेरी रातें शांतिपूर्ण होंगी, लेकिन वे चिंता से भरी होती थीं। मेरा पेट गुर्राता और मेरा दिमाग भटकता रहता। मैं जटिल अजैब सवालों के सपने देखता और अगले दिन की वर्कआउट से डरता। मैं इतनी ऊर्जा खर्च कर रहा था, लगभग बिना किसी ईंधन के, कि डिप्रेशन इसका स्वाभाविक नतीजा बन गया। मेरी टूटती शादी तलाक की ओर बढ़ रही थी। पैम ने स्पष्ट कर दिया था कि वह और मेरी सौतेली बेटी मेरे साथ सैन डिएगो नहीं आएंगी, अगर किसी चमत्कार से मैं ये कर भी पाया। वे ज्यादातर समय ब्राजील में रहते थे, और जब मैं कार्मेल में अकेला होता तो मैं उथल पुथल में होता। मैं खुद को बेकार और असहाय महसूस करता, क्योंकि मेरी आत्महीनता के विचार लगातार बढ़ते जा रहे थे। जब डिप्रेशन आपको घेर लेता है तो ये सारी रोशनी को मिटा देता है और आपको आशा के लिए कुछ भी सहारा नहीं देता। आप केवल नकारात्मकता ही देख पाते हैं। मेरे लिए इससे उबरने का एकमात्र तरीका था अपने डिप्रेशन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करना। मुझे इसे उल्टाकर यह विश्वास दिलाना पड़ा कि यह सारी आत्मसंदेह और चिंता इस बात की पुष्टि थी कि मैं अब एक दिशाहीन जीवन नहीं जी रहा था। मेरा काम असंभव साबित हो सकता था, लेकिन कम से कम मैं फिर से एक मिशन पर था। कुछ रातें जब मैं बहुत नीचा महसूस करता तो मैं शैलजो को कॉल करता। वह हमेशा सुबह जल्दी और रात देर तक ऑफिस में होता था। मैंने उससे अपने डिप्रेशन की बात नहीं की, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वह मुझ पर संदेह करे। मैं इन कॉल्स का इस्तेमाल खुद को प्रेरित करने के लिए करता। मैंने उसे बताया कि मैंने कितने पाउंड कम किए और मैं कितनी मेहनत कर रहा था,
और उसने मुझे याद दिलाया कि मैं एजवेब की पढ़ाई करता रहूं। रोजर दैट। मेरे पास रॉकी का साउंड ट्रैक कैसेट पर था और मैं गोइंग डिस्टेंस सुनता प्रेरणा पाने के लिए। लंबी बाइक राइड्स और दौड़ते समय जब वह धुनें मेरे दिमाग में गूंजती तो मैं खुद को बड एस से गुजरते हुए, ठंडे पानी में कूदते हुए और हेल वी को खत्म करते हुए देखता। मैं बस चाहता और उम्मीद करता, लेकिन जब तक मेरा वजन 250 तक पहुंचा, मेरा सील्स के लिए क्वालिफाई करने का प्रयास अब कोई सपना नहीं रहा। मुझे सच में कुछ ऐसा हासिल करने का मौका था जिसे ज्यादातर लोग और यहां तक कि मैं खुद भी असंभव समझता था। फिर भी बुरे दिन आते। एक सुबह जब मेरा वजन 250 से नीचे आ गया था, मैंने खुद को तौला और देखा कि पिछले दिन से केवल 1 पाउंड ही कम हुआ था। मुझे इतना वजन कम करना था कि मैं रुकावट सहन नहीं कर सकता था। यही सोचते हुए मैंने 6 मील दौड़ लगाई और 2 मील तैरा। जब मैं जिम पहुंचा और अपने 3 घंटे के सर्किट वर्कआउट में लगा तो मैं थक चुका था और बदन दर्द से भरा हुआ था। 7 से अधिक पुल अप्स के एक सेट के बाद मैं बिना किसी सीमा के अधिकतम सेट के लिए बार पर वापस गया। मेरा लक्ष्य था 12 पुल अप्स करना, लेकिन जब मैं बार पर अपनी ठुड्डी खींचकर 10वीं बार ऊपर गया तो मेरे हाथ जल रहे थे। हफ्तों तक पीछे हटने का लालच हर समय था और मैंने हमेशा मना किया, लेकिन उस दिन दर्द बहुत ज्यादा था और 11वें पुल अप के बाद मैंने हार मान ली। नीचे कूद गया और अपना वर्कआउट खत्म कर दिया। 1 पुल अप कम रह गया। वह 1 पुल अप और वह 1 पाउंड मेरे साथ बना रहा। मैंने उन्हें अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन वे मुझे चैन से नहीं रहने दे रहे थे। उन्होंने मुझे घर जाते वक्त ताना मारा और रसोई की मेज पर जब मैं ग्रिल चिकन का एक टुकड़ा और एक फीका उबला आलू खा रहा था। मुझे पता था कि जब तक मैं इसे ठीक नहीं करता उस रात मैं सो नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने अपनी चाबियां उठाई। अगर तुम शॉर्टकट लोगे तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, मैंने जोर से कहा जब मैं जिम की ओर जा रहा था। तुम्हारे लिए कोई शॉर्टकट नहीं है गॉगिन्स। मैंने अपना पूरा पुल अप वर्कआउट फिर से किया। एक छूटा हुआ पुल अप मुझे 250 अतिरिक्त करने में पड़ गया और ऐसे और भी कई मौके आए। जब भी मैं भूख या थकान के कारण दौड़ या तैराकी अधूरी छोड़ता, मैं हमेशा वापस जाता और खुद को और भी कड़ी मेहनत कराता। यही एकमात्र तरीका था जिससे मैं अपने दिमाग के राक्षसों को संभाल सकता था। किसी भी तरह दर्द सहना तय था। मुझे उसी क्षण के शारीरिक दर्द और मानसिक पीड़ा के बीच चुनना था। अगर मैंने एक छूटा हुआ पुल अप, पूल का आखिरी चक्कर, सड़क पर छोड़ा हुआ क्वार्टर मील बाद में मुझे एक जिंदगी भर के मौके से वंचित कर दिया तो यह सहन करना कठिन होता। यह एक आसान चुनाव था। सील्स के मामले में मैं कुछ भी मौका पर नहीं छोड़ रहा था। एसवैप परीक्षा से 1 दिन पहले, प्रशिक्षण शुरू होने के 4 हफ्ते पहले, वजन कम करना अब मेरी चिंता का विषय नहीं था। मेरा वजन पहले ही 2 पाउंड तक आ गया था और मैं पहले से कहीं ज्यादा तेज और मजबूत था। मैं हर दिन 6 मील दौड़ रहा था, 20 मील से अधिक साइकिल चला रहा था और 2 मील से ज्यादा तैर रहा था। यह सब सर्दियों के कड़क ठंड में हो रहा था। मेरी पसंदीदा दौड़ 6 मील की मोनोन ट्रेल थी, जो इंडियानापोलिस में पेड़ों के बीच से गुजरने वाला एक डामर का रास्ता था। यह साइकिल चालकों और जॉगिंग वाली गाड़ियों के साथ घूमने वाली माताओं, सप्ताहांत के योद्धाओं और बुजुर्गों का इलाका था। तब तक शैलजो ने मुझे नेवी सील की चेतावनी आदेश वार्डर भेज दी थी। इसमें सभी वर्कआउट शामिल थे जो मुझे बुडेस के पहले चरण में करने होंगे और मैं उन्हें दोगुना करने में खुश था। मुझे पता था कि एक सामान्य सील प्रशिक्षण में लगभग 190 लोग हिस्सा लेते हैं और उनमें से केवल 40 ही इसे पूरा कर पाते हैं। मैं सिर्फ उन 40 में से एक नहीं बनना चाहता था। मैं सबसे अच्छा बनना चाहता था, लेकिन पहले मुझे एसवीए पास करना था। मैं हर खाली पल इसे पढ़ने में लगा रहा था। अगर मैं वर्कआउट नहीं कर रहा होता तो मैं अपने किचन टेबल पर बैठा फॉर्मूलों को याद करता और सैकड़ों शब्दावली शब्दों को दोहराता। शारीरिक प्रशिक्षण अच्छे से चल रहा था और मेरी सारी चिंता एसवीए पर चिपकी हुई थी, जैसे कागज के क्लिप्स चुंबक से चिपके रहते हैं। यह मेरा आखिरी मौका था टेस्ट देने का, सील्स के लिए मेरी योग्यता समाप्त होने से पहले। मैं बहुत बुद्धिमान नहीं था और पिछले शैक्षणिक प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा कोई कारण नहीं था
कि मुझे विश्वास हो कि मैं सील्स के लिए पर्याप्त स्कोर के साथ पास हो जाऊंगा। अगर मैं फेल हो गया तो मेरा सपना मर जाएगा और मैं एक बार फिर बिना मकसद के भटकता रहूंगा। परीक्षा इंडियानापोलिस के फोर्ट बेंजामिन हैरिसन में एक छोटे से क्लासरूम में हुई। वहां लगभग 30 लोग थे, सभी युवा। उनमें से ज्यादातर हाई स्कूल से बाहर ही थे। हमें पुराने जमाने के डेस्कटॉप कंप्यूटर दिए गए। पिछले महीने ही ये टेस्ट डिजिटल हुआ था और मुझे कंप्यूटर की आदत नहीं थी। मुझे लगा कि मैं इस मशीन को चला भी नहीं पाऊंगा, छोड़िए सवालों के जवाब देना। लेकिन यह प्रोग्राम बहुत आसान साबित हुआ और मैं सहज हो गया। एसवैब में 10 सेक्शन होते हैं और मैं तब तक आसानी से कर रहा था जब तक मैं मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन पर नहीं पहुंचा, जो मेरी सच्चाई का पैमाना था। 1 घंटे के भीतर मुझे यह अंदाजा लग जाता कि मैं खुद से झूठ बोल रहा था या मेरे पास सील बनने के लिए जरूरी काबिलियत थी। जब भी कोई सवाल मुझे समझ नहीं आता, मैं अपनी वर्कशीट पर एक डैश लगाता। उस सेक्शन में करीब 30 सवाल थे और जब मैंने टेस्ट पूरा किया तो मैंने कम से कम 10 बार अनुमान लगाया था। मुझे उनमें से कुछ सही होने की जरूरत थी, वरना मैं बाहर हो जाता। आखिरी सेक्शन पूरा करने के बाद मुझे पूरा बंडल क्लासरूम के सामने एडमिनिस्ट्रेटर के कंप्यूटर पर भेजने के लिए कहा गया, जहां स्कोर तुरंत तैयार हो जाता। मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर से झांक कर देखा, वह वहां बैठा इंतजार कर रहा था। मैंने पॉइंट किया, क्लिक किया और कमरे से बाहर निकल गया, घबराहट से भरा हुआ। मैं कुछ मिनटों तक पार्किंग लॉट में चहलकदमी करता रहा, फिर अपनी होंडा एकॉर्ड में बैठ गया, लेकिन मैंने इंजन स्टार्ट नहीं किया। मैं जा नहीं सका। मैं सामने की सीट पर 15 मिनट तक बैठा रहा, गहरी सोच में डूबा। मुझे पता था कि शैल्जो को परिणाम बताने में कम से कम 2 दिन लगेंगे, लेकिन मेरे भविष्य का रहस्य पहले ही सुलझ चुका था। मुझे पता था कि उत्तर कहां था और मुझे सच्चाई जाननी थी। मैंने खुद को संभाला, वापस अंदर गया और उस एडमिनिस्ट्रेटर के पास पहुंचा। भाई, मुझे इस टेस्ट का रिजल्ट बताना ही होगा। यह मेरी जिंदगी के लिए सब कुछ है, मैंने कहा। वह मेरी आंखों में देखता रहा और कुछ देर बाद उसने कंप्यूटर की तरफ रुख किया। गॉगिन्स है ना? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया और उसकी सीट के पीछे खड़ा हो गया। बधाई हो, तुम्हारा स्कोर 65 आया है। यह बहुत अच्छा स्कोर है, उसने कहा। मुझे कुल स्कोर से मतलब नहीं था। सब कुछ इस पर निर्भर करता था कि मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन में मुझे पेशीर नंबर मिलते हैं या नहीं। मैकेनिकल कॉम्प्रिहेंशन में क्या मिला? उसने कंधे उचकाए, क्लिक किया और स्क्रॉल किया और वहां वह था। मेरी नई पसंदीदा संख्या स्क्रीन पर चमक रही थी। इफ यस, मैंने चिल्लाया। यस! क्लासरूम में अभी भी कुछ लोग टेस्ट दे रहे थे, लेकिन यह मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का पल था और मैं इसे रोक नहीं सका। मैं जोर जोर से चिल्लाता रहा। एडमिनिस्ट्रेटर लगभग अपनी कुर्सी से गिर गया और कमरे में हर कोई मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं पागल हूं। काश वे जानते कि मैं कितना जुनूनी था। 2 महीनों से मैंने अपना पूरा अस्तित्व इस एक पल के लिए समर्पित कर दिया था और अब मैं इसका आनंद पूरी तरह से लेने वाला था। मैं अपनी कार की ओर दौड़ा और वहां भी खुशी से चिल्लाता रहा। फक! हाँ, घर लौटते वक्त मैंने अपनी मां को फोन किया। वह एकमात्र इंसान थी शैल्जो को छोड़कर जिन्होंने मेरे इस रूपांतरण को देखा था। मैंने कर दिखाया, मैंने उन्हें कहा, आंखों में आंसू लिए। मैंने कर दिखाया, मैं एक सील बनने जा रहा हूं। अगले दिन जब शैल्जो ऑफिस पहुंचे, उन्हें यह खबर मिली और उन्होंने मुझे फोन किया। उन्होंने मेरी भर्ती की फाइल भेज दी थी और उन्हें अभी अभी जवाब मिला था कि मैं चुना गया हूं। उनकी आवाज से साफ था कि वह मेरे लिए खुश और गर्वित थे कि उन्होंने जो पहली बार मुझ में देखा था वह सच साबित हुआ। लेकिन हर दिन खुशियों भरा नहीं था। मेरी पत्नी ने मुझे एक अप्रत्यक्ष अल्टीमेटम दिया था और अब मुझे एक फैसला लेना था। उस मौके को छोड़ दूं जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की थी और अपनी शादी बचाऊं, या तलाक लेकर सील बनने की कोशिश करूं। अंत में मेरा फैसला मेरे पाम के प्रति भावनाओं या उसके पिता से जुड़े मसलों से नहीं जुड़ा था। वैसे उन्होंने मुझसे माफी भी मांगी थी। यह फैसला इस बारे में था कि मैं कौन हूं और मुझे कौन बनना है। मैं अपने ही दिमाग में कैद था और यह मौका मेरी कैद से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका था। मैंने अपनी जीत का जश्न वैसे मनाया जैसा एक सील उम्मीदवार को मनाना चाहिए। मैंने खुद को झोंक दिया। अगले दिन से
और आने वाले 3 हफ्तों तक मैंने पूल में समय बिताया 60 पाउंड के वजनी बेल्ट के साथ। मैंने एक बार में 50 मीटर तक पानी के अंदर तैराकी की और पूल के एक छोर से दूसरे छोर तक पानी के नीचे ईंटें हाथ में लेकर चला, वो भी एक ही सांस में। इस बार पानी मुझ पर हावी नहीं होगा। इसके बाद मैं 1 या 2 मील तैरता और फिर अपनी माँ के घर के पास एक तालाब में चला जाता। याद रहे, ये इंडियाना था, अमेरिका का मिडवेस्ट। दिसंबर का महीना, पेड़ पत्तों से खाली थे, घरों की छतों से बर्फ के क्रिस्टल लटक रहे थे और चारों ओर बर्फ की चादर फैली थी, लेकिन तालाब पूरी तरह जमी नहीं थी। मैं बर्फीले पानी में गया, कैमो पैंट, भूरे रंग की बाजू वाली टी शर्ट और जूतों में लेट गया और ग्रे आसमान की ओर देखने लगा। हाइपोथर्मिक पानी ने मुझे ढक लिया। दर्द असहनीय था और मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ मिनटों के बाद मैं बाहर निकला और दौड़ने लगा, जूतों में पानी और अंडरवियर में रेत भरी हुई। कुछ ही सेकंड में मेरी टी शर्ट मेरी छाती से जम गई और पैंट के निचले हिस्से बर्फ से भर गए। मैं मोनोन ट्रेल पर पहुंचा। मेरी नाक और मुंह से भाप निकल रही थी, जैसे मैं गुर्राते हुए और वॉकरों और जॉगर्स के बीच से रास्ता बना रहा था। आम लोग, उनके सिर मेरी तरफ मुड़े जब मैंने स्पीड पकड़ी और दौड़ना शुरू किया, जैसे रॉकी फिलाडेल्फिया के डाउनटाउन में दौड़ता था। मैं जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ा और जितना लंबा दौड़ सकता था दौड़ा। अपने उस अतीत से दूर जो अब मुझे परिभाषित नहीं करता था, उस भविष्य की ओर जो अभी तय नहीं था। मुझे बस इतना पता था कि इसमें दर्द होगा और इसमें उद्देश्य होगा, और मैं तैयार था। चुनौती 3, कॉलस माइंड, मजबूत मानसिकता की यात्रा का पहला कदम है नियमित रूप से अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। अपनी डायरी फिर से निकालें और उन सभी चीजों को लिखें जो आपको पसंद नहीं है या जो आपको असहज महसूस कराती हैं, खासकर वे चीजें जो आपके लिए अच्छी है। अब उनमें से एक काम करें और उसे बार बार करें। आने वाले पन्नों में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप किसी हद तक जो अभी आपने पढ़ा उसे दोहराएं, लेकिन आपको अपने लिए कोई असंभव कार्य ढूंढने और उसे तेजी से पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। यह आपकी जिंदगी को तुरंत बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि धीरे धीरे छोटी छोटी प्रगति करने और उन परिवर्तनों को टिकाऊ बनाने के बारे में है। इसका मतलब है कि माइक्रो स्तर तक जाकर हर दिन कुछ ऐसा करना जो कठिन हो, भले ही वह बस आपका बिस्तर बनाना, बर्तन धोना, अपने कपड़े इस्त्री करना या भोर से पहले उठकर हर दिन 2 मील दौड़ना हो। जब यह सहज हो जाए तो इसे 5 फिर 10 मील तक बढ़ाएं। यदि आप पहले से ही ये सब करते हैं तो कोई ऐसा काम ढूंढे जो आप नहीं कर रहे हैं। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम या तो अनदेखा करते हैं या बेहतर बना सकते हैं। अपने उन क्षेत्रों को खोजें। हम अक्सर अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करना चुनते हैं बजाय अपनी कमजोरियों पर। इस समय का उपयोग अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने के लिए करें। ऐसे काम करना, इवन छोटे छोटे, जो आपको असहज बनाते हैं, आपको मजबूत बनाएंगे। जितनी बार आप असहज होंगे उतना ही मजबूत बनेंगे और जल्द ही आप तनावपूर्ण परिस्थितियों में खुद के साथ एक अधिक उत्पादक, आत्मविश्वासी संवाद विकसित करेंगे। अपनी डिस्कम्फर्ट जोन असुविधा क्षेत्र में होने की एक फोटो या वीडियो ले, इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और बताएं कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों। साथ ही ये सुनिश्चित करें कि आप डिस्कम्फर्ट जोन, पाथ ऑफ मोस्ट रेजिस्टेंस, कैन थर्ट मी, इम्पॉसिबल टास्क हैशटैग शामिल करें।